दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में हम सॉल्व करेंगे विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी एनसीईआरटी आधारित भारतीय इतिहास के अंतर्गत आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट, जिसके अंतर्गत हम क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर तथा गवर्नर जनरल एवं वायसराय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 14। सबसे पहले क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी, आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा लाहौर। ऑप्शन सी देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाराजा रणजीत सिंह, इनके राज्य की राजधानी लाहौर थी और शेरे पंजाब के नाम से प्रसिद्ध रणजीत सिंह ने सन 1799 में लाहौर पर अधिकार किया और उसे अपनी राजधानी बनाया था। उन्होंने 1802 में अमृतसर को भी भंगी मिसल से छीन लिया था और इस प्रकार पंजाब की राजनैतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों ही उनके अधीन आ गई थी। और 12 अप्रैल 1801 को रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, रणजीत सिंह के राज्य में क्या सम्मिलित था। देखिए, दिल्ली, काबुल, मकराना या श्रीनगर। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्रीनगर। देखिए दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह, जिनका कार्यकाल 1780 से 1839 था, सिखों के सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। इन्होंने 1801 से 1839 तक भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सिख साम्राज्य का नेतृत्व किया और रणजीत सिंह ने विभिन्न सैन्य अभियानों और संधियों के माध्यम से सिख साम्राज्य का विस्तार किया था। इनके साम्राज्य के अंतर्गत जो क्षेत्र थे, लाहौर, अमृतसर, अटक, मुल्तान, बारी दोआब, पेशावर, श्रीनगर और जम्मू कश्मीर। तो याद रखिएगा, रणजीत सिंह के राज्य में श्रीनगर भी शामिल था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिख राज्य का अंतिम शासक कौन था, आपको बताना है। तो आप जानते हैं, महाराजा दलीप सिंह। रणजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र महाराजा दिलीप सिंह या दलीप सिंह, ये सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। इन्हें 1843 में 5 वर्ष की आयु में अपनी मां जिंदन कौर के संरक्षण में राज सिंहासन पर बैठाया गया और इनके शासनकाल में प्रथम सिख युद्ध 1846 हुआ था और दलीप सिंह का निधन 23 अक्टूबर 1893 को पेरिस यानी फ्रांस में हुआ था। इन्होंने सिख धर्म त्याग कर ईसाई धर्म अपनाया था। तो याद रखिएगा, सिख राज्य का अंतिम शासक दलीप सिंह थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमृतसर की संधि कब हुई थी, आपको बताना है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है आपके 1825, 1809, 1848 या 1844। तो सही उत्तर हो जाएगा 1809 ईस्वी में। दोस्तों, 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी और ये संधि भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो के प्रतिनिधि चार्ल्स मैटकाफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच हुई थी। इस संधि के तहत सतलज नदी को दोनों राज्यों की सीमा मान लिया गया और लुधियाना में एक अंग्रेजी सेना रखी गई और सतलज के पूर्व स्थित रियासतें अंग्रेजों के संरक्षण में आ गई थीं। अब आइए मैसूर राज्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखते हैं। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसको बनाया था। तो सही उत्तर है श्रीरंगपट्टनम। दोस्तों, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम, जो कि कर्नाटक में है, उसको अपनी राजधानी बनाया था और हैदर अली की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध मैसूर सेना की कमान संभाली। उसने आधुनिक कैलेंडर की शुरुआत की और अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और साथ ही फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया। इसने विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखते हुए मॉरिशस, काबुल, अरब और कुस्तुनतुनिया आदि देशों में आधुनिक दूतावासों की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी। तो उत्तर है टीपू सुल्तान के साथ। देखिए दोस्तों, श्रीरंगपट्टनम की संधि 18 मार्च 1792 को अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच हुई थी। ये संधि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1790 से 92 का परिणाम थी। इसमें अंग्रेजों, मराठों और हैदराबाद के निजाम की संयुक्त सेना ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था और इस संधि के अनुसार
मराठा यानी पेशवा को तुंगभद्रा नदी का क्षेत्र, हैदराबाद के निजाम को कुडप्पा और गंडीकोंडा का दुर्ग और कृष्णा व पेन्नार नदी के मध्य का क्षेत्र प्राप्त हुआ और अंग्रेजों को मालाबार तट का क्षेत्र और बड़ा महल और डिंडीगुल जिले प्राप्त हुए। साथ ही कुर्ग के राजा को मैसूर से स्वतंत्र घोषित कर दिया गया और इसके अतिरिक्त टीपू सुल्तान पर युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 3 करोड़ का जुर्माना लगाया गया, जिसका भुगतान न करवाने के कारण उसके 2 पुत्रों को युद्धबंदी बना लिया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, वर्ष है 1857, 1799, 1793 या 1769। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1799 में। दोस्तों, 4 मई 1799 को 48 वर्ष की आयु में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी और इसकी मृत्यु के साथ ही मैसूर की स्वतंत्रता के इतिहास के गौरवशाली अध्याय का समापन हो गया। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर के रूप में जाना जाता है। बक्सर तथा मैसूर के चतुर्थ युद्ध को जीतकर भारतीय राजनीति पर अंग्रेजों ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंग्रेजों की पंजाब विजय के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला कथन है कि 1845 में दोस्तों प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और खालसा की हार के साथ युद्ध समाप्त हुआ। सही है। पंजाब पर जिस समय अंग्रेजों का कब्जा हुआ उस समय लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर था। सही है। और 1848 में पंजाब में अंग्रेजों के विरुद्ध कई विद्रोह हुए और उसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध बंद हुआ। ये तीनों। तो दोस्तों, इनमें ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरे दूसरे आँख की रोशनी ले ली? ऑप्शन है महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा शेर सिंह, महाराजा दिलीप सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, महाराजा रणजीत सिंह। दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली। चेचक रोग के कारण उनकी बाईं आंख की रोशनी चली गई थी और रणजीत सिंह सिखों के 12 मिसलों में से एक सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। उन्होंने 1797 ईस्वी में रावी और चिनाब के प्रदेशों के प्रशासन का कार्यभार संभाला था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए, एक केवल नहीं सुमेलित है और सभी सुमेलित हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 सही है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 सही है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 सही है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1798 ये आपका सही नहीं है। देखिए दोस्तों, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1798 में नहीं बल्कि 1799 में हुआ था और इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था। ये एक निर्णायक युद्ध था जिसमें मैसूर की हार हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिदलीय गुट बनाया था उसमें कौन कौन लोग शामिल थे? तो दोस्तों, कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिदलीय गुट बनाया था उसमें अंग्रेज, निजाम और मराठे शामिल थे। कॉर्नवालिस ने जून 1790 में मराठों के साथ और 4 जुलाई 1790 को निजाम के साथ मैत्री संधि पर हस्ताक्षर कर दोनों को सैन्य सहयोग करने के लिए बाध्य किया और इस संधि को त्रिगुट संधि कहा जाता है। तो त्रिगुट संधि में दोस्तों अंग्रेज, निजाम और मराठे शामिल थे। अगला प्रश्न है, मद्रास का गवर्नर कौन था जिसने टीपू सुल्तान के साथ मंगलौर की संधि की थी? तो ये था दोस्तों लॉर्ड मेकार्टने। देखिए, टीपू सुल्तान के साथ मंगलौर की संधि पर हस्ताक्षर करते समय मद्रास का गवर्नर लॉर्ड मेकार्टने था। द्वितीय मैसूर युद्ध जो 1780 से 84, इसमें 1784 में मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हुआ था। टीपू सुल्तान फ्रांसीसी जैकोबिन क्लब का सदस्य बना और अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसी स्वतंत्रता का प्रतीक एक वृक्ष लगाया था। अब इसके बाद आइए देखते हैं गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए दोस्तों, भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप में से काफ़ी लोग जानते भी होंगे। भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल
तो देखिए दोस्तों, सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये जो है ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो कि राजा जी के नाम से भी जाने जाते थे, स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। वे दक्षिण भारत में कांग्रेस के प्रमुख नेता थे और वर्ष 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में मद्रास प्रांत के प्रधानमंत्री चुने गए थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और द्वितीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी सी राजगोपालाचारी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो सही उत्तर है वारेन हेस्टिंग्स। देखिए दोस्तों, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को नियुक्त किया गया। उसने 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अनुसार बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति की घोषणा की और सरकारी खजाने का हस्तांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सबसे अधिक समय तक भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड मेयो। दोस्तों, ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें सबसे अधिक समय तक लॉर्ड कर्जन जो है, इसका कार्यकाल 1899 से 1905 रहा। ये भारत का सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय था और इसी के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था। कर्जन ने एक सिंचाई आयोग तथा पुलिस आयोग का गठन किया था। रेलवे का सर्वाधिक विकास भी इसी के काल में हुआ था। लेकिन एक प्रश्न और महत्वपूर्ण है इन विकल्पों से हटके कि भारत में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था, जो 1936 से 1944 तक जो है दोस्तों इसने जो है वायसराय के रूप में कार्य किया था। तो याद रखिएगा, ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं कर्जन, डफरिन, हार्डिंग और मेयो, इसमें कर्जन सर्वाधिक समय तक, लेकिन भारत में सर्वाधिक समय तक वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1944 तक रहा। अगला प्रश्न है दोस्तों, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब घोषित किया गया था? तो ये था वर्ष 1858। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी 1858 में घोषित किया गया। 1 जनवरी 1877 को आयोजित किए गए दिल्ली दरबार में इन्हें कैसर ए हिंद यानी एम्परर ऑफ इंडिया की उपाधि प्रदान की गई, जिसमें साम्राज्ञी द्वारा घोषणा की गई कि स्थानीय राजाओं के अधिकारों, गौरव और सम्मान को वह अपने सम्मान के बराबर ही मानती हैं। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो सही उत्तर है भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था और इसके शासनकाल में 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया था और 15 जुलाई की तिथि वह बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पारित कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 2 स्वतंत्र राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? तो ये था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। देखिए, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था और इस उद्घोषणा के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अधिकार ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक लगा दी गई। राजाओं को उनके उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार को मान्यता दी गई और लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है? तो ये यूपी स्पेशल का भी प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र है। दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसने भारत में अस्थायी बंदोबस्त, पुलिस व्यवस्था और सिविल सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। कॉर्नवालिस संहिता शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी और उसने कर और न्याय प्रशासन को पृथक किया था। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर में हुई थी और यहीं पर इसकी कब्र स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा आरंभ की थी? ऑप्शन है पूर्वी रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, मद्रास रेलवे या अवध तिरहुत रेलवे। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे।
देखिए, भारत में सर्वप्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन, जो कि आधुनिक शिवाजी टर्मिनल से ठाणे के मध्य चलाई गई थी। इस रेल यात्रा का प्रारंभ और प्रबंधन ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था और रेलों के निर्माण और विकास के लिए निजी कंपनियों को मुफ्त भूमि दी गई और उनके द्वारा लगाई गई पूंजी पर 5% ब्याज दिया गया। दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी, जिसका शासनकाल 1848 से 1856 रहा, उसके कार्यकाल में रेलवे, विद्युत तार, डाक सुधार और चार्ल्स वुड का डिस्पैच लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तब किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलेस्ली। दोस्तों, 1797 में लॉर्ड वेलेस्ली भारत की ओर अग्रसर हुआ। भारत में सहायक संधि का प्रयोग लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश के प्रभुत्व को स्थापित करना था। वेलेस्ली ने 1799 में मेहदी हसन को और 1800 में जॉन मैल्कम को बहुमूल्य उपहारों के साथ ईरान के शाह के दरबार में भेजा और 1800 ईस्वी में नेपोलियन के आक्रमण को रोकने के लिए जनरल बेयर्ड के अधीन एक सेना मिस्र भेजी गई, किंतु इससे पूर्व ही नेपोलियन आत्मसमर्पण कर चुका था, इसलिए ये सेना वापस लौट आई। अगला प्रश्न है, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड मिंटो। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड मेयो। दोस्तों, लॉर्ड मेयो एकमात्र ऐसा वायसराय था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल के दौरान एक अफगानी शेर अली ने 1872 में अंडमान निकोबार में की। इसके कार्यकाल में कृषि विभाग की स्थापना की गई और मेयो के शासनकाल में ही प्रथम जनगणना 1872 की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है कि आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो उत्तर है लॉर्ड हेस्टिंग्स। याद रखिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 में हुआ था और इसके परिणाम स्वरूप 1816 में सुगौली की संधि हुई थी और नेपाल के द्वारा इस संधि के अनुसार गढ़वाल, कुमायूं, शिमला, रानीखेत और नैनीताल आदि क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिए गए। इसका सबसे बड़ा लाभ गोरखों का अंग्रेजी सेना में भर्ती होना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो, जिसका समयकाल 1842 से 1844 रहा, इसने 1843 के एक्ट 5 द्वारा भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किया। इसके कार्यकाल को कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल भी कहा जाता है और इसके समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है लॉर्ड हेस्टिंग्स से। दोस्तों, लॉर्ड हेस्टिंग्स, जिसका समयकाल 1813 से 1823 रहा, इसके कार्यकाल में तृतीय और अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हुआ था। इस युद्ध में पूना के अंग्रेज रेजिडेंट एल्फिंस्टन ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को मराठों के पद की प्रधानता त्यागने पर विवश किया और इसके परिणाम स्वरूप 13 जून 1817 को पूना की संधि हुई और बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर कानपुर के समीप बिठूर भेज दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? ऑप्शन है जेम्स आउटरम, WH स्लीमैन, बिशप आर हेबर या जनरल लो। तो सही उत्तर ऑप्शन ए, जेम्स आउटरम। दोस्तों, जेम्स आउटरम 1854 ईस्वी में अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया। 1856 में अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर किया गया। इस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था और 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस था जो विद्रोहियों के हाथों मारा गया था। तो याद रखिएगा, अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट जेम्स आउटरम था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में स्थानीय स्वशासन किसके द्वारा आरंभ किया गया था?
तो उत्तर है लॉर्ड रिपन के द्वारा। दोस्तों, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है और इसके समय में ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोर्ड बनाए गए, जिलों में तहसील बोर्ड, जिला उप विभाग की योजना बनाई गई और नगरों में नगर पालिका का गठन किया गया। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, लॉर्ड रिपन जो है भारत का सबसे लोकप्रिय गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो ये था लॉर्ड विलियम बेंटिक। दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, जिसका समयकाल 1828 से 1835 था, इसने 1829 के नियम 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को प्रतिबंधित किया और आरंभ में ये कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू था, बाद में इसे पूरे भारत में लागू किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? ऑप्शन है हैदराबाद के निजाम, इंदौर के होलकर, जोधपुर के राजपूत या मैसूर के शासक ने। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंदौर के होलकर ने। दोस्तों, लॉर्ड वेलेस्ली कंपनी को सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता था। इसकी ये साम्राज्यवादी योजना सहायक संधि के रूप में सामने आई और दोस्तों, इसमें कई रियासतों को जो है इसने सहायक संधि के अंतर्गत शामिल किया और इंदौर के होलकर द्वारा सहायक संधि स्वीकार नहीं की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये था लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग 1910 में भारत के वायसराय बने। हार्डिंग के समय 1911 में जॉर्ज पंचम के आगमन पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और इसी दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई और सबसे महत्वपूर्ण 1905 का जो बंगाल विभाजन था उसको भी रद्द कर दिया गया। अगला प्रश्न है, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड कैनिंग। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन। दोस्तों, 1899 में सर एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग बना। वर्ष 1901 में सर कॉलिन मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग, 1902 में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग और इसी के शासनकाल में सहकारी उदार समिति का जो है 1902 में पारित किया गया। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। तो याद रखिएगा, 1900 जो है दोस्तों लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न है कि 1802 को बसीन की संधि या ट्रीटी ऑफ बसीन पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? याद रखिएगा, अंग्रेजों और बाजीराव द्वितीय के मध्य। दोस्तों, पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य 31 दिसंबर 1802 को बसीन या भसीन की संधि हुई थी और इस सहायक संधि के तहत पेशवा बाजीराव द्वितीय द्वारा ब्रिटिश रेजिडेंट रखना और 26 लाख रुपए अंग्रेजों को देना स्वीकार किया गया था। तो दोस्तों, ये था सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला का आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के साथ साथ एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और नेट जेआरएफ इतिहास के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।